हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का जैसे कि आज एग्जाम समाप्त हो चुका है। दोस्तों आज हम इस सेशन में 24 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछेंगे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% के लिए ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे, तो सेशन पूरा जरूर देखिएगा। एक बात तो दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है की शुरुआत कब किया गया था। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना की जो शुरुआत किया गया था जुलाई 2015 में किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता जुलाई 2015 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है PMKVY, इससे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है यूथ ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से जो है शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जो है 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित ट्रेनिंग देने के लिए शुरू किया गया था। जनधन योजना देखा जाए तो इसकी जो शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को किया गया था। नेक्स्ट कौशल भारत मिशन योजना, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को किया गया था। मिशन स्वच्छ भारत, जिसकी शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। नेक्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को किया गया था। तो इन सभी प्रमुख योजनाओं को कब लॉन्च किया गया है, तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रमुख योजनाओं को। हृदय योजना, इसकी शुरुआत जो है 21 जनवरी 2015 को किया गया था। नेक्स्ट PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट उजाला योजना जो कि एक उजाला है एक उज्ज्वला है। तो उजाला योजना की शुरुआत जो है 1 मई 2015 को किया गया था, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है 1 मई 2016 को किया गया था। तो दोनों एक ही मई को शुरू किया गया था, लेकिन दोनों का इसमें थोड़ा चेंज है। 1 साल के बाद किया गया था उज्ज्वला योजना, जबकि उजाला योजना जो है 1 मई 2015 को किया गया था। तो इन दोनों में कन्फ्यूज नहीं होगा, इन दोनों को ध्यान से पूर्वक ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी शुरुआत 2015 में किया गया था। ज्योति बीमा योजना, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट नमामि गंगे योजना, जिसकी शुरुआत 7 जुलाई 2016 को किया गया था। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 को किया गया था। साल 16 जनवरी को जो है नेशनल स्टार्टअप दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं थे उन सबको आपको बता दिया गया है। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो इन सभी प्रमुख योजनाओं को आप ध्यानपूर्वक जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था, ये पहले किस राज्य में शुरू किया गया था ये पूछा गया था। तो इसे जो है मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जो था जिले में 1792 ईस्वी में इसको जो है प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता ये मद्रास प्रेसिडेंसी, ये दिया गया ऑप्शन में तो ये होता, नहीं तो 12 महल जिला आपका करेक्ट आंसर होता। और इसका ईस्वी भी ध्यान में रखेगा। इसकी जो शुरुआत किया गया था 1792 ईस्वी में किया गया था। वहीं देखें तो रैयतबाड़ी व्यवस्था की जो शुरुआत है जो देन है या थॉमस मुनरो के द्वारा जो है शुरू किया गया था। रैयतबाड़ी व्यवस्था के तहत जो है सरकार किसानों के बीच एक सीधा समझौता किया जाता था। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में बॉम्बे, मद्रास, इन सभी पर जो है रैयतबाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था। सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में 1772 ईस्वी में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किया था। यानी कि इजारेदारी जो व्यवस्था था यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट अस्थाई बंदोबस्त, जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। इससे जो है इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। नेक्स्ट महलबाड़ी व्यवस्था, जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा जो है मध्य प्रांतीय आगरा और पंजाब क्षेत्रों पर एक भूमि व्यवस्था के रूप में लागू किया गया था। तो इन सभी को आप ध्यान में रखिएगा। ये सभी इम्पोर्टेंट एवं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि
वर्ल्ड कप 2022 अंडर 90 क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे? तो इसका जो विजेता रहा था वो भारत रहा था, जबकि इसका उप विजेता इंग्लैंड रहा था। और इसके जो कप्तान रहे थे यश दुल रहे थे। यदि उप कप्तान भी पूछा जाए तो शेख रशीद आप ध्यान में रखेगा। तो इसके आपका जो करेक्ट आंसर होता है यश दुल आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था यह जिसका जो मेजबानी किया गया था वो कतर के द्वारा किया गया था, जो कि 22वां संस्करण था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता कतर आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो 11 से 18 दिसंबर 2022 को तक यह जो है खेला गया था। यह जो है अरब देश में होने वाला यह प्रथम विश्व कप था। इसके जो चैंपियन रहे थे अर्जेंटीना, जो कि तीसरा खिताब हासिल किए हैं। वहीं रनअप यानी कि उप विजेता जो रहा था फ्रांस रहा था। और सबसे स्कोर देखा जाए सबसे अधिक तो फ्रांस के किलियन एम्पेवेल के द्वारा जो है किया गया था। इनके द्वारा जो है कुल 8 गोल किए गए थे। तो इन सारे फैक्ट को भी आप ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2021 में स्थित के अनुसार जो है एनजीटी के चेयरमैन कौन हैं? तो इनके जो वर्तमान में देखा जाए तो इनके जो चेयरमैन हैं न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता आदर्श कुमार गोयल आपका करेक्ट आंसर होता। तो इन्हें देखा जाए तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम का गठन जो है 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। तो आप इसका गठन भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कंचनजंगा कौन से हिमालय का भाग है? तो कंचनजंगा जो है पर्वत जो है ग्रेट हिमालय का भाग है, लेकिन आप ऑप्शन में जो है दार्जिलिंग के रूप में दिया गया था। तो दार्जिलिंग सिक्किम आपका जो ग्रेट आंसर होता। और यदि ग्रेट हिमालय के रूप में पूछा जाए तो ग्रेट हिमालय आप ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो कंचनजंगा जो कि दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है 28,167 फीट है। यह तो 85,186 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं देखें तो सिक्किम राज्य के पूर्वोत्तर भारत में यह पूर्वी नेपाल के बीच सीमा पर स्थित है, जो कि दार्जिलिंग सिक्किम के अंतर्गत आता है। यह जो है उत्तर पश्चिमी में जो है इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में देखा जाए तो ये इसका विस्तार 86 मील यानी कि 74 किलोमीटर के आसपास है। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में जो है उदय शंकर को जाना जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता उदय शंकर आपका करेक्ट आंसर होता। वही देखें तो इन्हें जो है 1971 में भारत सरकार के द्वारा दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हें जो है 1962 में संगीत नृत्य एवं राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा जो है इन्हें सर्वोच्च पुरस्कार जो कि इनके जीवन भर उपलब्धियों के लिए जो है इनको संगीत नाटक अकादमी फिलोसफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन दोनों पुरस्कार को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन और खनिज की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है, लेकिन इनसे संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपको बता देता हूँ। आप देख लीजिएगा कि आपका उत्तर जो है किस रूप में दिया गया था। तो विटामिन एवं खनिज देखा जाए तो यह जो है एक प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है। इनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में जो है खनिज और विटामिन जो है अहम भूमिका निभाती है। वहीं देखा तो सामान्य वृद्धि और विकास के यह जो है समर्थन करता है और कोशिकाओं और अंगों को जो है अपना काम करने के लिए मदद करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। धन का निष्कासन सिद्धांत कौन दिए थे? तो धन का जो निष्कासन सिद्धांत है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो दादा भाई नौरोजी ने अपना पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के रूप में जो है इनके द्वारा जो है धन निष्कासन सिद्धांत का वर्णन किया गया था। यानी कि इनके एक पुस्तक है जो कि मोस्ट फेमस है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। तो इस पुस्तक को आप ध्यान में रखेगा। और इसी पुस्तक में जो है धन निष्कासन के सिद्धांत को वर्णन किए थे। पुस्तक देखा जाए तो 1991 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया था। दादा भाई नौरोजी को जो है भारत के बहुवृद्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हें जो है ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक आलोचना किए थे। इन्होंने जो है 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता भी कर चुके हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट पे स्थित नहीं है? यानी कि तट का नाम दिया गया था जो कि आप पूछा गया था कि कौन सा पश्चिमी तट पे नहीं स्थित है। तो आपके ऑप्शन में जो है हल्दिया दिया गया था।
तो हल्दिया जो कि पूर्वी तट का एक भाग है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है हल्दिया आपका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए प्रमुख तटों को देख लेते हैं, कौन से पश्चिमी तट पर और कौन से पूर्वी तट पर स्थित हैं। जैसे कि देख लेते हैं कोची, मंगलौर, मोरमुगांव, मुंबई, न्हावा शेवा पर जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और कांडला बंदरगाह, ये सभी जो बंदरगाह हैं जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। वहीं देखें तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई एननोर और तूतीकोरनम बंदरगाह, ये सभी जो है पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। तो इन सभी प्रमुख बंदरगाहों का आप ध्यान में रखेगा कि कौन से पूर्व तट पर स्थित है, कौन से पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून की सभी अदालतों पर जो है व्यावहारिक है। यानी कि आपके ये अनुच्छेद पूछा गया था कि इसका जो है किस में उल्लेख किया गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता है अनुच्छेद 141 आपका करेक्ट आंसर होता। यह जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 141 में वर्णित है। तो इसलिए करें कि जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आप उन सभी अनुच्छेद को जरूर ध्यान में रखेगा। उच्च न्यायालय से संबंधित, राष्ट्रपति से संबंधित और कम से कम 51 तक जो अनुच्छेद जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उन सभी को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में लघु ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में एक लघु ग्रह है जिसका नाम जो है गायक पंडित सहराज के नाम पर रखा गया था, जसराज के नाम पर जो रखा गया था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता पंडित जसराज आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में कक्षाओं के बीच जो है छोटे ग्रह का नाम जो है प्रसिद्ध गायक जो कि जसराज के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपके ऑप्शन में बहुत से दिए गए थे, उसमें से एक जो था वयस्क मताधिकार था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता वयस्क मताधिकार आपका करेक्ट आंसर था, जो कि मौलिक कर्तव्य का भाग नहीं है। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया था, इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। तो आप इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने राज्याभिषेक में कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था। यानी कि अशोक के द्वारा जो है कितने वर्ष के बाद जो है राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर आक्रमण किए थे। तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद जो है इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किए थे। तो आपका जो करेक्ट आंसर होता 8 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता। अशोक के देखा जाए तो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद यानी कि 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे, यानी कि युद्ध किए थे। इस युद्ध में जो है अशोक ने जो है भेरी घोष की जगह पर जो है धैम घोष की अपनाया था। यानी कि अत्यधिक मतलब कि जो युद्ध में जो मारे गए थे उसको देखकर जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उसके बाद इन्होंने जो है धैम घोष को अपनाया था। और अशोक का जो देखा जाए अशोक का जो शिलालेख है 13वां शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो कौन सा अभिलेख में वर्णन किया गया है 13वां शिलालेख में, तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि कंटेंट पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस इस चैनल के मदद से करवाता रहता हूँ। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।